बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में एक बार फिर गैर यकीनी की फजा छा गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे ने सूबाई और मरकजी सतह पे सियासी हलचल पैदा कर दी है। खान की हिदायत पे दिया गया इस्तीफा अभी तक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जानिब से मंजूर नहीं किया गया, जिसके नतीजे में आईनी बहस और सियासी कयास आराइयां जो हैं ये जोर पकड़ती चली जा रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि वज़ीर आला ने जब तहरीरी और ज़बानी तौर पर इस्तीफा दे दिया तो वो मौसर हो गया। दूसरी जानिब गवर्नर ऑफिस का कहना है कि इस्तीफा बाज़ाब्ता तौर पर मौसूल नहीं हुआ और बाद में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि यह टाइप शुदा है, जबकि आईनी तौर पर इसे हाथ से लिखा जाना चाहिए। दोबारा हाथ से लिखा गया इस्तीफा भिजवा दिया गया, लेकिन कानूनी माहिरीन का कहना है कि गवर्नर अगर इस्तीफा मंजूर नहीं करते तो भी आईनी रास्ते मौजूद हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक आइन के आर्टिकल 130(8) में वाज़ेह तौर पे ये कहा गया कि वज़ीर आला अपना इस्तीफा गवर्नर को भेजेगा, मगर उस आर्टिकल में गवर्नर की मंजूरी का कोई जिक्र नहीं है। चुनाचे पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा कानूनी तौर पे मुअस्सर तसव्वुर किया जा सकता है। पार्टी की जानिब से सुहेल आफरीदी को सूबे का नया वज़ीर आला नामजद किया जा चुका है और इस मकसद के लिए एडवोकेट जनरल असद कैसर, सुहेल आफरीदी, जुनेद अकबर और मुसद्दिक अब्बासी पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई जो तमाम आईनी पहलुओं का जायजा ले रही है। इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने एक मरतबा फिर हाथ से लिख के अपना इस्तीफा गवर्नर हाउस इरसाल किया, जिसकी तस्दीक गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कर दी गई और गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आईनी और कानूनी तकाजों की तकमील के बाद इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा। पार्टी के करीबी हल्के बताते हैं कि हाथ से इस्तीफा लिखने का मकसद मुमकिना कानूनी पेचीदगियों से बचना है और अली अमीन गंडापुर अपने फैसले पर कायम है। लेकिन दूसरी जानिब सूबे में सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगरचे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अक्सरियत हासिल है, मगर इसके बावजूद बहुत से हलकों की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि पीटीआई के लिए नए वज़ीर आला का इंतखाब आसान नहीं होगा। यह दावा सही, मगर इस वक्त सूबे के सियासी मंजरनामे में पैदा हो चुके गैर यकीनी हालात ने पीटीआई के सफों में भी बेचैनी पैदा कर दी है। इस पूरे मंजरनामे पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर उमर साहब ने। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुबैर साहब, इस वक्त अगर देखा जाए अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा आईनी तौर पर बहुत सारे लोग कहते हैं खुद ब खुद ही मौसर हो चुका है। आप क्या समझते हैं, खुद ब खुद मौसर हो जाता है या फिर गवर्नर की मंजूरी जो है वो नागुज़ीर होती है? देखें, ये तो सारे बहाने होते हैं। ये जब आप 1950s की अपनी तारीख पढ़ते हैं, 60s की या उसके बाद की, मतलब सारी दुनिया के सामने उन्होंने बोल दिया अली अमीन गंडापुर ने कि जी मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अब अगर आपने उसमें रोड़े अटकाने हैं और सारे प्रोसेस को डिले करना है, और उसका वजह एक ही है कि आप वो जो MPs हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनकी खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े खुल के ओपनली, जिस तरह परवेज रशीद साहब ने एक मैसेज में कहा कि कुछ भी हो जाए हम रोकेंगे सुहेल आफरीदी को चीफ मिनिस्टर बनने से। मतलब मैं तो शॉक हो गया कि एक ऐसी पार्टी जिसके सरबरा मियां नवाज शरीफ बार बार पिछले 20 साल पे सवाल उठाते रहे हैं कि जी मुजीबुर रहमान को क्यों नहीं इक़्तिदार मुंतकिल किया गया था, जबकि उनको लोगों ने वोट दिए थे, और उसकी वजह से बकौल मियां नवाज शरीफ के, और वो सही कहते हैं। तो आज उन्हीं की पार्टी के लोग खड़े होके पड़े उससे कह रहे हैं कि जी इनको नहीं चीफ मिनिस्टर बनना। क्यों नहीं बनना भाई? क्या किया उन्होंने? ऐसी कौन सी चीज की है? पर मैं अगर शेख मुजीब से कंपैरिजन करूं, उनके ऊपर तो खुदारी का केस पहले था, इनके ऊपर कौन सा केस था? MPA बने, MPA उन हालात में बने जिसमें आपने इतनी जांच पड़ताल की थी, इलेक्शन कमीशन ने, कोर्ट्स ने, कि किसी को भी खड़ा होना आसान काम नहीं था। उस प्रोसेस से भी वो होके आ गए। 1.5 साल भी आपको कोई ख्याल नहीं आया कि सुहेल अफरीदी जो है वो रॉ के एजेंट हैं या जो भी है। आज जब वो चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट हुए तो सबको ख्याल आ गया। तो आई थिंक ये तो हथकंडे होते हैं कि जी ये कहना कि जी इस्तीफा नहीं मिला। और ये आपको याद होगा 2022 में जब पीटीआई की पार्लियामेंट में जो भी 125 या कुछ MNAs थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। 1.5 साल तक यही लड़ाई झगड़ा चलता रहा कि जी इस्तीफा कबूल नहीं हुआ, इस्तीफा सही नहीं तरीके से दिया गया था, एंड सो ऑन। तो मेरा तो ख्याल है इसका और कोई मकसद नहीं है, इसको और किसी तरह से लेना भी नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। सिर्फ एक नजर से देखना चाहिए कि एक पार्टी है जिसका लोगों के मैंडेट को कुचलने के मुतारिफ है कि जी उसके मैंडेट को तस्लीम ना करना, और उनको सुहेल अफरीदी जो कि नॉमिनी है पीटीआई के, उनको चीफ मिनिस्टर ना बनने देना। अच्छा सर, तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन को आजमाने की बातें चल रही हैं। अगर पाकिस्तान की तारीख में देखा जाए बहुत सी तहरीक अदम एतमाद आई,
जिसपे बहुत सारे लोगों की तरफ से ये भी कहा गया कि लानी है तो ले आएं, लेकिन इस बार दोनों अतराफ में, यानी जिसके खिलाफ लानी है वो भी और जिन्होंने लेके आनी है वो भी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाई देते हैं। चलो ये तरीका आजमा लेते हैं। ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जो है ये किस हद तक कारगर दिखाई देती है, या इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, कोई स्ट्रेटजी नहीं चलेगी। स्ट्रेटजी जो होती है वो वक्ती तौर पर कोई भी चीज आप कहते हैं जी देखिए हमने बड़े पीटीआई को हुकूमत बनाने से रोक दिया, जैसे इस्लामाबाद में या जैसे पंजाब में उनको रोक दिया गया। उसके जो दूरस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो डेवस्टेटिंग होते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। हुकूमत आप किसी को, सबसे असूली बात ये है कि ये पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का आइन कहता है, प्रियम्बल है, पाकिस्तान बी गवर्न्ड बाय द चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इट्स पीपल। केपी में चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है? पीटीआई है। फिर उसमें भी किसी को शक है, कोई खड़ा होकर ये कह सकता है? एक तो पहले आपने उनके साथ ज्यादती की कि जी उनकी रिजर्व सीट जो थी वो उनसे छीन ली, जिसको कहते हैं छीन ली, जबकि पहले फैसला आ चुका था जो जस्टिस मंसूर इसराइल में 2024 में फैसला आ चुका था कि ये रिजर्व सीट्स पीटीआई को मिलेगी, लेकिन उसको रोका गया नेशनल असेंबली में, केपी असेंबली में, पंजाब असेंबली में। केपी में तो मज़क्का केस तौर पर रोका गया, और जिसकी मतलब एक सीट जिसने कामयाबी हासिल की थी, लाइक एएनपी, उसको साथ में एक रिजर्व सीट थी, किस बेसिस पर? और जिसकी 95 सीटें थी या 92 सीटें थी, उसको कोई रिजर्व सीट नहीं मिली। अब इस किस्म से जमहूरियत तो नहीं आगे जा सकती। फिर हम हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते हैं और फिर ये सोचते हैं कि जी कितनी ज्यादती की थी हमने 50 की दहाई में, 60 की दहाई में, जो लोगों का मैंडेट तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। यही आज इट इज एन ऑपरेशन इन रिपीट। अच्छा सर, अली अमीन गंडापुर की सुहेल अफरीदी से जो स्नैपिंग, इसको आप सूदमंद समझते हैं, नुकसानदेह समझते हैं, या बेसूद समझते हैं? इस्तिस्वाब तो उनका है, इस्तेहकाक भी उनका है, वो कर लें, ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन सियासी एतबार से या फिर इंतजामी एतबार से आप अपनी राय इस पे क्या रखते हैं? सियासत के लिए तो देखे ना बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगी ये, और खास तौर पर हमें इसके बैकग्राउंड में वो केपी में जो हालात हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें जाहिर है हमें पता है कि हमारे फौजी भाई शहीद हो रहे हैं, जवान भी, अफसर भी, पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, आम शहरी उसकी जद में है, टेररिज्म की जद में। एक उसका बैकग्राउंड है, और ट्राइबल एरिया खास तौर पर, और ये इनका जो चीफ मिनिस्टर का नॉमिनी है ये ट्राइबल एरिया से है। अब अगर आप ये सारी चीजों को तनासुर में देखें, उसकी टेररिज्म को और अफगानिस्तान के साथ जो हालात हैं उस सब को देखें, तो जाहिर सी बात है इसके तो बहुत ही डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर आप इस तरह से उनको इलेक्ट नहीं होने देंगे। सो मेरा तो अपना ख्याल ये है कि जो भी हुक्मरान है हमारे जो बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म है, आसिफ जरदारी जिनका कहते थे पॉलिटिकल इंसाइट है, उनको ये सोचना चाहिए कि इस तरह से हम किसी का मैंडेट रोकेंगे तो उसके क्या नताइज निकलेंगे। तो पाकिस्तान की सियासत पर तो मेरा ख्याल बहुत ही खराब निकलेंगे। और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि मियां नवाज शरीफ की ये सोच नहीं है, जिस सोच को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। 2013 में जब पीएमएलएन की हुकूमत आई थी, उस वक्त पीटीआई सबसे ज्यादा उनकी सीटें थी, लेकिन कुछ लोगों ने कोशिश की थी विद इन पीएमएलएन कि जी मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर और पीटीआई के कुछ लोगों को तोड़ के हुकूमत बनाई जाए। तो ही सेड नो, ऐसा मैं नहीं करूंगा। पीटीआई हैज अ मैंडेट एंड लेट देम फॉर्म द गवर्नमेंट। सो राइट नाउ पीटीआई हैज अ मैंडेट फार फार बिगर देन व्हाट दे गॉट इन 2013 एंड दे शुड हैव द राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अगर आप इस तरह से रोकेंगे तो फायदा क्या होगा, किसको फायदा होगा? और ये जो हमारे हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, अगर आप उनको रोकेंगे तो और ज्यादा खराब होंगे। अच्छा सर, अगर नहीं रोका जाता सर, तो उसके बाद अब जो नई पॉलिसी है, जिस तरह का बयानिया पीटीआई की तरफ से अपनाया जा रहा है कि वो जो पॉलिसी थी अफगानिस्तान को लेके वो गंडापुर साहब की पार्टी पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखती थी, इस वजह से ये तब्दीली हो रही है। अब विफाक की सतह पर, रियासत की सतह पर पॉलिसी मुख्तलिफ रहेगी, केपी की सतह पर मुख्तलिफ रहेगी, तो फिर ये सिंक्रोनाइजेशन या फिर दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन या जो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद की बातें हो रही हैं, वो फिर किस तरीके से मुमकिन हो पाएगा?
यार देखें, ये कोई पहली दफा तो कोई, ये कुछ अरसे से तो अफगानिस्तान से लेके और ये केपी में जो टेररिज्म के हवाले से जो वाकयात हैं और जिसमें जाहिर है बहुत तेजी आई है चंद सालों में, ये कोई एक दो फैसलों की वजह से नहीं आई है। ये पाकिस्तान की पॉलिसी, यू हैव टू गो बैक टू, और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस पहले हमने बर्दाश्त किए। अफगान महाजरीन यहाँ आए, फिर 9/11 हुआ, 9/11 के बाद हमने वो इकदाम उठाए जिसका जाहिर सी बात है इफेक्ट होना था। अब पीटीआई की हुकूमत तो 2018 में आई थी, और 2018 के वक्त हमें तो ये कहा गया था, आपको भी ये कहा गया होगा, अब जब तालिबान ने टेक ओवर किया 2021 अगस्त में, तो हमें तो ये कहा गया कि जी आपको पता है ख्वाजा आसिफ ने कैसे वेलकम किया, इमरान खान ने वेलकम किया, सबने वेलकम किया, और हम तो इसी नजरिए का इंतजार कर रहे थे कि जी हमारे तालिबान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, अब अमन आ जाएगा, अब अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब पता चला कि वो तो इतनी हद में चली गई है, इतनी, उसको आप जिस नजरिए से भी देखें, अब उसको चंद फैसलों से कि जी ये अगर गंडापुर साहब हट जाएंगे तो क्या हम कामयाब हो जाएंगे? गंडापुर साहब जब नहीं थे तो उस वक्त क्या कामयाब थे हम? अब हमारे यहाँ दहशतगर्दी नहीं हो रही थी। ये एक किसी पार्टी का, किसी इंडिविजुअल का इशू नहीं है, ये पूरी कौम का इशू है। अब ये हम जब अपनी इनकॉम्पिटेंस होती है, आज की इनकॉम्पिटेंस होती है, उसको हम पीछे अदवार में लेके चले जाते हैं कि जी ये, या गंडापुर के साथ उसको जोड़ मुंसलिक करके कि जी गंडापुर कैसे रोक सकते थे, कैसे उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते थे। ये फेडरल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौम हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो इस वक्त की फैलाई जा रही है या ये मंजरनामा जो बन रहा है, इसके ऊपर मिनहसुल कौम तवज्जो देने की ज़रूरत है, असर नौ पॉलिसीज़ तरतीब देने की ज़रूरत है और फिर उस पर अमल पैरा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर उमर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, दीगर मंजरनामे में बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात एक बार फिर नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। पख्तिका और काबुल के करीब होने वाले धमाकों ने सरहद के दोनों जानिब सियासी दर्जा हरारत बढ़ाया हुआ है। अफगान हुकूमत ने यह इल्ज़ाम लगाया कि ये हमले पाकिस्तान की जानिब से किए गए, जबकि इस्लामाबाद ने इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की, मगर सिफारती फ़ज़ा में फैली बेचैनी ये बता रही है कि एतमाद की कमी अब खतरनाक सतह को छू रही है। अफगानिस्तान वजारत दिफा के मुताबिक काबुल और पख्तिका के इलाकों में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने मुबैना तौर पर बमबारी की और अफगानिस्तान ने इस कार्रवाई को नाकाबिल कबूल जारहियत करार देते हुए खबरदार किया कि इसके नताइज की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पर आयद होगी। दूसरी जानिब पेशावर में गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ से जब इस मुबैना कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तस्दीक या तरदीद से गुरेज किया। अलबत्ता उनका यह कहना था कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी कदम उठाया जाएगा। उनके ये अल्फाज दरअसल उनके उस गहरे खदशे की भी अक्कासी करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए हमलों की जड़ें सरहद पार मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी हालिया दिनों में पार्लियामान से खिताब के दौरान वाज़ेह किया था कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं कर रहा और ये सूरत हाल अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। ये बयान ये जाहिर करता है कि इस्लामाबाद का सब्र लबरेज हो रहा है और अगर काबुल ने अपनी पॉलिसी तब्दील ना की तो पाकिस्तान यकतरफा तौर पर इकदाम करने पर मजबूर हो सकता है। ये पेश नजर रहे कि इस दौरान ही पाकिस्तान के शहर डेरा इस्माइल खान के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमले ने एक बार फिर दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती अज़्म को चैलेंज किया है। जुमे की रात होने वाले इस हमले में 7 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, 13 जख्मी हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में अब तक के इत्तलात के मुताबिक 5 अस्करियत पसंद मारे जा चुके हैं और टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, जिसके बारे में पाकिस्तान बारहा ये कह चुका कि वह अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। ये जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है कि यह सारा मामला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भारत के गैर मामूली दौरे के ऊपर है। वही मुल्क जिसके साथ तालिबान हुकूमत के ताल्लुकात बरसों तक मुनक़ता रहे। भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर ने इस मौके पर कहा कि भारत और अफगानिस्तान दोनों सरहद पार दहशतगर्दी से मुतासिर हैं और उनका बराह रास्त इशारा पाकिस्तान की जानिब था। ये वो इल्जाम है जो बरसों से पाकिस्तान पे आयद करता रहा। चुनाचे भारत अब खित्ते में एक नए इत्तेहादी की तलाश में है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक तालिबान और भारत के दरमियान बढ़ती कुर्बत खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर सकती है और भारत वस्ती एशिया तक अपनी तजारती रसाई बढ़ाने के साथ साथ पाकिस्तान के असर और रसूख को महदूद करने की कोशिश में भी है, जबकि तालिबान हुकूमत भारत जैसे मुल्क के साथ ताल्लुकात को अपनी बैनुल अक़वामी कबूलियत हासिल करने के मौके के तौर पर देख रही है।
अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी का कहना है कि उनका मुल्क किसी गिरोह को अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन इस्लामाबाद के मुताबिक फितना अल खवारिज के जंगजू अब भी अफगानिस्तान में अपनी महफूज पनागाहों से पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं। और मुबसरीन का कहना है कि अफगानिस्तान का भारत की तरफ झुकाव और पाकिस्तान से बढ़ती हुई नाराजगी जनूबी एशिया में एक नई सिफारती सफबंदी का इशारा कर रही है। काबुल और इस्लामाबाद ने अगर बाहमी एतमाद की बहाली के लिए फौरी इकदाम ना किए तो यह तनाज़ा सिर्फ सरहदी मसला नहीं रहेगा, बल्कि इसके असरात पूरे खित्ते पर मुरतब हो सकते हैं। इसी बारे में मजमूई सूरत हाल का अहाता करेंगे। हमें ज्वाइन कीजिएकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि क्या अफगानिस्तान पे बमबारी के इल्ज़ामात दरअसल दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई बदएतमादी का भी अकास है? आप समझते हैं कि ये एक वसीतर इलाकाई खेल का हिस्सा है, या हमारा जो बारहा उनको ये बावर करवाना था कि आपके अंदर मौजूद कुछ अनासिर हैं जिनका कला कमा होना चाहिए, जिनसे बाज़पुरस होनी चाहिए, जिन्हें कानून के कटहरे में लाना चाहिए, और उनसे सरफे नज़र हमें इस बारे में मजबूर कर चुका था कि हम यकतरफा तौर पे कोई इकदाम उठाते? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सबसे पहले मैं रेफर करना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब की उस बयान की तरफ आपको, जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़िया ऐलान किया कि अगर अफगानिस्तान की हुकूमत टीटीपी को स्पॉन्सरिंग करते रहेंगे तो फिर हमारा उनके साथ कोई वास्ता नहीं है, इंटरिम अफगान गवर्नमेंट के साथ कोई वास्ता नहीं है। और पाकिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान या तो पाकिस्तान के साथ है या फिर पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ है, जो कि टीटीपी है, बीएलए है और दूसरे सारे लोग हैं। तो पॉलिटिकली तो इस पे बड़ी क्लैरिटी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो कैसे हैं और इंटरनल क्या है। ज्यादा जरूरी मैं समझता हूँ कि जो उसके इंटरनल फैक्टर्स हैं, जिसमें DGI-SPR ने जिक्र किया है कि अनफॉर्चुनेटली वहां पे एक कंफ्यूजन है। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सत्ता के ऊपर जो है उनको क्लैरिटी नहीं है कि 18th अमेंडमेंट के बाद लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो भी अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में। लेकिन बॉर्डर एरियाज में अभी भी नेशनल सिक्योरिटी एपरेटस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये कि फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, डिफेंस पॉलिसी, ये सारी चीजें जो है ये फेडरेशन का काम है। और उसमें मेरे ख्याल में अगर वो इस तरह की कोशिश करेंगे कि फेडरेशन के जो काम है उसमें अगर कोई रखनांदाजी करेंगे तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। साथ ही वो कंप्लीट पॉलिटिकल ओनरशिप जो है, जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं फेडरेशन की तरफ से, वो ऑनरशिप नहीं है। उसकी एक मिसाल तो ये है कि जो उनकी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में उसके सिर्फ, जिस तरह DGI-SPR ने कहा, सिर्फ 3200 लोग हैं। उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो ट्रेनिंग है, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, उनकी फंडिंग के ऊपर सवालात हैं। तो जबकि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर काफी उनके नुक्तों पे काम हो रहा है, लेकिन प्रोविंशियल एक्शन प्लान नजर नहीं आ रहा। और उसकी मेन वजह यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, KP की प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो तवज्जो है वो बटी हुई है पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर। फेडरेशन के आगे जो है ना, इस्लामाबाद के मुहासरे के ऊपर, और उन कोशिशों में कि कोई पॉलिटिकल जो उनका सीनियर लीडर है उसको हर लीगल और इलीगल तरीके से उसकी रिहाई मुमकिन हो। और साथ साथ ये भी कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं वो भी माजी में वो फेडरेशन के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जनरल साहब, आप क्या समझते हैं ये जो मुमकिन तब्दीली है, तब्दीली तो वो कहते हैं कि होके रहेगी, अगर इस्तीफा लिख के भेज दिया गया तो आपको क्या खदशात हैं कोई कि मामलात जो पहले चल रहे थे उससे बदतर हो सकते हैं, या फिर उनकी तरफ से जो अदम ताउन है वो मामलात को बिगाड़ सकता है? देखिए, ये तो बड़ी एक क्लियर फैक्ट है कि कोई भी मुहिब वतन शहरी, पर्टिकुलरली कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है,
वो दहशतगर्दों के सिंपथाइजर नहीं हो सकते। अगर वो उनकी सिंपथीज उनके साथ है तो ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत और अफवाज को नाकाबिल कबूल होगा। तो उसको तो देखा जाएगा कि वो कैसे डेवलपमेंट होती है। मैं समझता हूँ कि केपी गवर्नमेंट के दो हिस्से हैं, एक तो उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप है और दूसरी इसकी ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी तो इस तरह की चीजों की इजाजत ही नहीं देगी क्योंकि उनको पता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा, साथ साथ देखिए इसमें डीजीआईएसपीआर ने रोल ऑफ जुडिशरी का भी जिक्र किया, पर्टिकुलरली केपी में, कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि सालों पुराने हैं। तो वो तो ये है ना कि उसके लिए तो स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए थे, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स, दूसरे सिविल कोर्ट्स होने चाहिए थे और प्रोसिक्यूशन लॉयर जो है अच्छे वो हायर करना चाहिए थे केपी गवर्नमेंट को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी एक लकूना है जिसको ठीक करने की जरूरत है। और साथ साथ देखिए जो नेटो के वेपन है, वहां पे 8.7 बिलियन डॉलर के नेटो के वेपन अफगानिस्तान में है। या तो वो खुद उसको डिस्ट्रॉय करें या वहां पे वो जो वेपन उनके पास है, टेररिस्ट के पास है, उनको डिसआर्म करें। वरना फिर ये है कि जो नेटो गवर्नमेंट ने उनको एक ऑफर दी थी कि वो उनसे बाय बैक कर लेंगे, तो वो बाय बैक हो सकते हैं। और इन तीनों ऑप्शन में तो कुछ जनरल साहब, बाय बैक करने के लिए उतनी क्वांटिटी भी तो मौजूद होनी चाहिए ना। उनमें से तो पता नहीं कितनी तकसीम कर दी गई है, कितनी चली गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिन लोगों के पास भी ये असला तकसीम हुआ है उनके ग्रुप्स बने हुए हैं और जो उनके ग्रुप्स हैं उनको मालूम है कि वो उन्होंने असला कहाँ पे छुपाया हुआ है। खुद बहुत सारा असला ऐसा है जो कि अफगान आर्म फोर्सेस के पास है। और मैं समझता हूँ कि अगर वो उस असले से अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है तो इसके बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना सिर्फ इस असले से ना सिर्फ पाकिस्तान को थ्रेट है बल्कि इलाके के बाकी ममालिक को उसका भी थ्रेट है। अच्छा, जहां तक मजीद चीजों का ताल्लुक है, देखिए आपने इंडिया की बात की। ऑब्वियसली इंडिया अभी अपना जो डिप्लोमेटिक रोल है, एम्बेसडोरियल रोल है, उसको बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए कि वो अपना जो टेररिज्म के जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है अफगानिस्तान के अंदर, वो इससे और बढ़ाएगा। और अगर वो इस तरह करेगा तो जाहिर बात है कि फिर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा एट द टाइम, प्लेस ऑफ इट्स ओन एंड मेथड ऑफ इट्स ओन चूजिंग। इसलिए कि यूनाइटेड नेशन चार्टर के चैप्टर 7 आर्टिकल 51 के तहत उसको ये हक हासिल है कि वो जिस तरह भी चाहे दहशत गर्दों के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है, चाहे अफगानिस्तान पे है, अफगानिस्तान के अंदर है, या चाहे किसी भी मुल्क में है। और खुसूसन अगर इंडिया से उनको माली मदद मिलती है, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलती है, तो उसको भी टारगेट करना ये पाकिस्तान का हक है। और ये तमाम चीजें गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को, इंटरिम गवर्नमेंट को समझनी चाहिए कि अगर इंडिया इस तरह की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान उसको जरूर नाकाम बनाएगा। और उससे इंस्टेबिलिटी खुद अफगानिस्तान के अंदर जो है ना वो ज्यादा बढ़ेगी। अफगानिस्तान के अंदर देखिए पाकिस्तान ने काफी इंसेंटिव्स अफगानिस्तान को दिए हैं, पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक इंसेंटिव है। हर जगह पे पाकिस्तान ने इनको डिफेंड किया इंटरनेशनली। ये सारे इंसेंटिव विड्रॉ भी हो सकते हैं। हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का उसको स्टेटस दिया है और ये भी विड्रॉ हो सकता है। अफगानिस्तान के तकरीबन तमाम लीडरान के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ, यूएस की तरफ, बाकी यानी हम जो उनको हिमायत दे चुके उस हिमायत से वापसी भी हो सकती है, वो स्टेटस भी तब्दील हो सकते हैं। अदम इस्तेहकाम जो अफगानिस्तान के अंदर पनपेगा वो उनको भी नुकसानदेह होगा, इसलिए सोच समझ के अफगान हुकूमत को भी किरदार अदा करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, इसी मंजरनामे पे जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन है और इस वक्त अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो भारत से मजबूत होते चले जा रहे हैं, इसके पीछे के मुहर्रिकात के ऊपर मजीद बात करते हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की फ़ज़ा मजीद बढ़ रही है और अनारकी ने मजीद जन्म ले लिया है, ये मुश्तरका हिकमत अमली हमको किस हद तक तरतीब देनी है। क्योंकि कल एक बात की गई कि रियासत जो है वो रियासत क्या है, सूबाई हुकूमत भी है, वफाकी हुकूमत भी है, हमारे वफाकी इदारे भी हैं, हमारा निज़ाम इंसाफ भी है,
रियासत किस हद तक कमजोर हुई है, या रियासत किस हद तक नाकाम रही है और किस सतह के ऊपर रही है कि हम नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद नहीं कर सके। अब अगर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर हमारी आवाज मुअस्सर हो चुकी है और हम बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर लॉबिंग भी कर सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या बचते हैं, इसी पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक्स एम्बेसडर बैनुल अक़वामी उमूर के ऊपर गहरी नजर रखने वाले शाहिद कियानी साहब। कियानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कियानी साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये कि इस वक्त अगर आप देखें, कल एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आपने सुनी, उसके बाद आज जो अफसोसनाक खबर हमें मालूम पड़ती है कि कल रात डीआई खान में मतनी के इलाके में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर हमला होता है, गाड़ी बारूद से भरी वहाँ से टकराई जाती है, 5 खारजी हलाक हुए हैं, हमारी सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो भी शहीद हुए हैं। तो हम बैनुल अक़वामी मंजरनामे में अपनी आवाज़ को मुअस्सर किस हद तक कर सकते हैं और किस प्लेटफॉर्म पे फौरी तौर पे करना चाहिए? मैं शुक्रिया जी, मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी आपने। मैं सबसे पहले तो मैं ये जो आपके DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंतहाई मैच्योर्ड और इंतहाई जिसे कहते हैं इफेक्टिव थी। सबको इस मेरे में मैंने पूरी सुनी। इसके साथ मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी अफगानिस्तान के वजीर खारजा की, उन्होंने न्यू दिल्ली में दी अपने ही एम्बेसी में। मुझे बड़ी वो होती है कि DGISPR ने बिल्कुल सही किया, पूरे मुल्क की तर्जमानी की और बताया कि भाई अब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इनफ इज इनफ। आप देखें, मैं सोशल मीडिया को छोड़ दें, हमें देखना चाहिए ऐसे अपनी कौम को कि अब फौज पाकिस्तान कितनी कुर्बानी दे रहे हैं। वो अंग्रेजी में कहते हैं कि वो कहते हैं कि जनाब वो अपनी जानें दे रहे हैं ताकि आप जिंदा रहें, हम पाकिस्तानी। तो हमें तो ये पहले सोचना चाहिए कि यार इतनी कुर्बानियां दी जा रही हैं एवरी सिंगल डे। अभी आपने कल की डीआई खान की बात की, वहां पर, और अब हिंदुस्तान की में जाकर मुत्तकी साहब जो प्रेस की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उर्दू में थी वो, उन्होंने बड़ी बात की कि जी देखें हमारे मुल्क में सुकून है, 4 साल से स्टेबल गवर्नमेंट है। यहाँ से उन्होंने पूछा, किसी प्रेस उसने पूछा एक क्या नाम मीडिया के बंदे ने कि जी क्या इजाजत देंगे कि अफगानिस्तान का जो सरजमीन हिंदुस्तान के खिलाफ ना हो। उन्होंने कहा नहीं, सवाल नहीं पैदा होता, हम तो बड़े मजबूत हैं। देखें, और फिर बात की कि वाघा बॉर्डर खोल दें ताकि हमारा सामान यहाँ आए और ये वो, और फिर 4 बार से हमारा सब जब हिंदुस्तान को मिलाकर उधर जाएं अफगानिस्तान थ्रू। अपने तो हकूक का इनको बहुत पता है। नहीं पता तो ये जो जुल्म ने हमारे साथ कर रहे हैं, हम अरसा दराज से सियासी और अफवाद की जो 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 दोनों एक पेज पर हैं, अफगानिस्तान हुकूमत के साथ जब से ये आए हैं, इससे पहले भी हम इनके साथ बात करते रहे, समझाते रहे कि भाई अपनी सरजमीन को मत इजाजत दें कि वो हमारे खिलाफ वो आए और हमारे लोगों को मारते हैं। हमारी अफवाद के लोग मारे जाते हैं, पुलिस के लोग मारे जाते हैं और हमारी अवाम के लोग मारे जाते हैं। सुकून नहीं है, लेकिन की समझ नहीं आती। तो ये जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं बड़ी खुशी है कि DGISPR साहब ने बड़ी इफेक्टिव तरीके से ये मैसेज कन्वे किया। और मुझे उम्मीद है कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो अपने आप को बहुत काबिल समझती है, वो और बड़ी कहते हैं जी सुकून आ गया। भाई सुकून आ गया तो ये जो यहाँ पर रेफ्यूजीज जो 4 डेकेड से रह रहे हैं, 79 से रह रहे हैं, उनको वापस लें मेहरबानी करके। और फिर जो इतनी सोच समझ आप में है कि सुकून आ गया है, तो फिर जो हम आपको बता रहे हैं कि अपनी सरजमीन को, कहते हैं सरजमीन में कोई दूसरा है ही नहीं लोग। भाई वो लोग नहीं तो क्या ये पाकिस्तान के तो छुपे हुए, इनके सहूलतकार होंगे पाकिस्तान में, लेकिन ज्यादातर इनके लोग आपके अफगानिस्तान के इलाके में छुपे हुए, जिनको आप अगर मिसाल के तौर पर अगर सपोर्ट नहीं कर रहे तो इग्नोर जरूर कर रहे हैं, और ये अब अनएक्सेप्टेबल है। अच्छा कियानी साहब, आज सुबह हुआ मुशाहिदाती एतबार से अगर देखा जाए, क्या ये वजह हो सकती है कि माजी के अंदर दोनों के नजरियात एक थे, कहीं ना कहीं पे कनेक्टिविटी तो थी इन दोनों तबकात में, अगर TTP को ले लिया जाए या TTA को ले लिया जाए, तो इसी वजह से माजी के नजरियात में मुताबिकत होने की वजह से उससे सरफे नज़र किया जा रहा है कि अगर इनके ऊपर तवज्जो दी गई या इनको एहतसाब के कटहरे में लाया गया तो हमारे लिए मकामी सतह पे मुश्किलात हो सकती हैं, या माजी के फिर हवाले दिए जाते रहेंगे कि माजी में तो साथ थे और अब मुखालिफ क्यों हुए। कि मैं आपको बताऊं, जब आप मैं तो थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूं, तो कहते हैं जी ब्रदराना ताल्लुकात फॉरेन पॉलिसी में होते ही नहीं। नहीं सर, मैं ये दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं अफगानी तालिबान की और TTP की बात कर रहा हूं कि सरफे नजर उनका क्यों किया जा रहा है।
मैं उस पर आता हूँ। मैं थोड़ा सा, आप मुझे इजाजत देना। जी जी। पाक अफगानिस्तान के साथ हमारे कभी भी ताल्लुकात जिसे कहते हैं नॉर्मल नहीं रहे। हम्म 47 इन्होंने आपकी मुखालफत की कि आप यूनाइटेड नेशन मेंबर ना बने। हम्म उस वक्त से लेकर से अब तक मुझे तो कोई ऐसा हिस्सा बता दें जहां पर हमारे ताल्लुकात से ठीक हो। दूसरी बात यह है कि ये जो उनके साथ मुताबिकत है ना कि जी टीटीपी और इनकी अपनी, हम्म तो ये आप इनको सोचना चाहिए कि भाई आपके लिए तो ये ठीक है, हम्म हमारे लिए ये ठीक नहीं है। ये क्या तमाशा बनाया हुआ इन्होंने। अगर आप ये समझते हैं कि ये आपके साथ बहुत अच्छे भाई बहन हैं, इनको अपने पास रखें, हम्म इनको जगहें दें अपने अंदर, हम्म लेकिन इनको बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत ना दें, ना बॉर्डर पे बिठाने की इजाजत दें। हम्म ये अनएक्सेप्टेबल है। यही चीज है ना कि अगर इनकी कॉमनैलिटी है इनके साथ, तो भाई आप कॉमनैलिटी रखें, अपने पास रखें, इनको अपने घरों में रखें। बॉर्डर्स पर इनको अगर आपने रखना भी है तो फिर सख्ती के साथ ये होगा कि ये आप पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस ना करें। ये अपनी, मैं हैरान इस पर हूं, हिंदुस्तान के हैं वहां बड़े कंफर्टेबल हैं, जिनकी मुल्क जो गैर इस्लामी मुल्क है वहां पर खुश हैं, लेकिन जो इस्लामी मुल्क है जिसकी ये ठेकेदार बने हुए हैं कि हम तो इस्लाम का ये है, उनके साथ आपकी बातचीत जो है वो ठीक नहीं चलती, वो आप एक्सेप्ट नहीं करते। ये एक अजीब सी तमाशा है आपका। तो टीटीपी के साथ अगर आपकी कॉमनैलिटी है तो भाई अपने पास रखें इनको आप, लेकिन खबरदार है कि आपने इजाजत दी कि हमारी, क्योंकि अब मैं वैसे बता दूं, डीजीआईएसपीआर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अफगानिस्तान वाले की जो हुकूमत है ना, इनको इसे कहते हैं कि दे शुड फास्टन देयर सीट बेल्ट्स। अब इनके साथ अब वो बिल्कुल वही होगा जो आपकी पाकिस्तान की कौम चाहती है सर, कि सख्ती के साथ इसका निपटा ये जाए, तो वो क्योंकि इकदाम अब है कि जो हम आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अपने दिफा के लिए उठाएंगे, ये तो वो इकदाम है। सिफारती महाज के ऊपर मेरा फिर से सवाल वही है कि हमें कौन से चैनल्स जो हैं उनको एक्टिव करने की ज़रूरत है और उनसे प्रेशर कुछ डलवाने की ज़रूरत है। इनसे जी मुझे आवाज से बात मैं गायब हो गई सर थी आपकी। सिफारती इससे चैनल्स की प्रेशर बात जी, कर रहा हूं कि डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर हमें जी कहां कहां जी पे अपना मौक़िफ़ या अपना मुकद्दमा रखने की इस वक्त ज़रूरत है। देखें जी, मैं आपको बताऊं, मैं खुद फॉरेन पॉलिसी प्रैक्टिशनर हूं, मैं अफगानिस्तान में भी जा चुका हूं, एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी। बात यह कि आपने जो चैनल था ना डिप्लोमेटिक, वो खोला हुआ है, हम्म बिल्कुल खोला हुआ है। आपका वहां पर सफीर भी है, हम्म एडवाइजर है, सादिक साहब हैं, वो भी जाते हैं, और ये डेली बेसिस पे उनके साथ बातचीत होती है। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, इन्होंने समझने की जो एक कसम खा ली है ना कि नहीं, जो हमने कहा है वो सही है। इनको समझाया जा रहा है आपको। आप अगर आप पीछे कुछ महीनों एक पूरी साल में देख लें, कितनी विजिट्स हुई हैं हमारी उनकी तरफ और उनकी हमारी तरफ हुई हैं। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये 3-4 साल के बच्चे हैं, इनको समझ नहीं आ रही? हम्म इनको समझ नहीं आ रही कि भाई जो कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस क्या होती है बॉर्डर्स के अभी देखें, जो हमने वो जो फेंसिंग की थी, मैं कहता हूँ बेहतरीन काम किया था। इससे अच्छी हो नहीं सकती, क्योंकि आपकी बॉर्डर्स की की सॉवरेंटी इज सैक्रोसैंक्ट, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। इनको वो भी पसंद नहीं था। ये को अजीब से पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं ये भाई। मुझे बड़ी हैरानगी होती है, मुझे दुख होता है ये कि यार आप समझने की कोशिश करें। क्यों नहीं सुकून से रहना चाहते जहां आप अपने रह रहे हैं? आप क्यों नहीं चाहते कि आपकी, देखें, ट्रांजिट ट्रेड है पाकिस्तान के साथ, आपके लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं, पढ़ने आते हैं, क्यों नहीं इस चीज को जारी रखना चाहते? आपकी कॉमनैलिटीज भी हैं यहाँ पर, रिश्तेदारी भी हैं, जुबान है, बहुत कल्चर, बहुत सारी चीजें हैं, उसको क्यों नहीं सपोर्ट करते? क्यों आपने यहाँ से उठकर उस मुल्क में चले गए हैं, वहां जाकर आप बड़ा कि हम ताल्लुकात बेहतर करेंगे, ये करें हिंदुस्तान के साथ? भाई करें, हम तो मना नहीं करते। अंग्रेजी में कहें चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले यहाँ तो सीधा करें। हम्म जिनके साथ बॉर्डर है हजारों साल से, आप यहाँ से या ये रास्ते चलते आ रहे हैं, तो दुख होता है मुझे इस चीज का। यानी इस वक्त अफगान हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जो उनके जी बुनियादी निकात हैं, जो बुनियादी खदशात हैं पाकिस्तान के, उसको हल करें। और जिनके साथ आप हमसायगी में रहते हैं और जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर आपका साथ दिया, कम अज़ कम उसका कुछ लिहाज कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया शाहिद कियानी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।